हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूर्वा सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ को कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एग्जाम्स के टाइम पर आपको इस सब्जेक्ट की कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए और एग्जाम्स में आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ आखिर है क्या और इसमें पढ़ा क्या जाता है। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें वो अप्लायंसेस या टेक्निक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और जिनका यूज़ हम ह्यूमन बींग्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, उन्हीं अप्लायंसेस के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम होते हैं और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए है तो आप कोई क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट को रेगुलरली विजिट करिए या वीक में एटलीस्ट 1-2 बार विजिट करिए। वहाँ की मोडालिटीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उसके टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह अच्छे से देखिए, सीनियर्स को देखिए और उससे आपका जो ये सब्जेक्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में मुझे क्लेटन, जगमोहन और नंदा पसंद आई है। ये तीनों बुक्स अपने आप में ही काफ़ी अच्छी हैं। आप इन तीनों बुक्स में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो या फिर आप तीनों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अपने नोट्स अच्छे बना सकते हो। मेरे पास इसके बहुत प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर डीएम कर सकते हो और वहाँ से मुझसे ले सकते हो। सो अब देखते हैं कि इसको प्रॉपर वे में पढ़ा कैसे जाता है। अगर आपने अपना सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको फिज़िक्स का पोर्शन भी मिला होगा। तो फिज़िक्स क्यों पढ़ना है, फिज़िक्स क्यों है हमारे सिलेबस में? बिकॉज फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ के सब्जेक्ट में, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है इसको हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं और वो सीक्वेंस 4 स्टेप्स का होता है। कौन कौन सा? बेसिक फिज़िक्स, बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड पीटी इन स्पोर्ट्स ऑर्थो न्यूरो। कैसे, इसको कैसे समझें? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक्स फिजिक्स वाले पोर्शन में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देन बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ वाले पोर्शन में आ जाएगा आपका सर्किट डायग्राम। उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी वाले पोर्शन में आ जाएगा आपका थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड और पीटी इन स्पोर्ट्स ऑर्थो न्यूरो में आ जाएगा आपकी वो सारी कंडीशन स्पोर्ट्स की, ऑर्थो की, न्यूरो की, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में पहले वो मोडालिटीज़ हैं जो कि 3 टाइप ऑफ करंट में वर्क करती हैं। पहला है लो फ्रिक्वेंसी करंट, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 1 to 1000 हर्ट्ज़ की। इसमें 3 मोडालिटीज़ आती हैं, फेराडिक, गैल्वनिक और टेंस। उसके बाद आता है हमारा मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 1000 to 10000 हर्ट्ज़ की। इसमें आता है हमारा IFT। उसके बाद हमारा हाई फ्रिक्वेंसी करंट आता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 10000 हर्ट्ज़ के अबव होती है और इसमें 2 मोडालिटीज़ आती हैं, SWT और MWT। MWT उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल फिर भी पढ़ के जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। और जो SWT है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछी ही जाती है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसके बाद कुछ और थेरेपीज़ भी आती हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि एक्टिनोथेरेपी, उसमें हमारा IRR, UVR और लेज़र आता है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जिसमें हमारा अल्ट्रासाउंड आता है, और फिर थर्मल थेरेपी, जिसमें हमारा पैराफिन वैक्स पाथ, हाइड्रोकोलेटर पैक्स और क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी कोल्ड थेरेपी को कहते हैं। तो हम ये सब हमारे सिलेबस में आता है। अभी जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उनको पढ़ना कैसे है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें ऑलमोस्ट सब में सेम ही सब हेडिंग्स रहेंगी। तो मैं वो सब हेडिंग्स का आपको ऑर्डर बता देती हूँ, उसी हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन आप उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मेंशन करोगे। उसके बाद आप उसका सर्किट डायग्राम बनाओगे। फिर आप उसकी प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन लिखोगे कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। देन आप उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट लिखोगे। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में ये लिखोगे कि बॉडी में उस मशीन को लगाने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं।
उसके बाद आप टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन लिखोगे। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे आप अप्लाई कर रहे हो ह्यूमन बॉडी में, ये सब आप टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में लिखोगे। फिर टेस्टिंग ऑफ एपरेटस, उस मशीन को टेस्ट कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि आप मशीन को उठाए और पेशेंट को सीधे लगा दिए, पहले आप उसको टेस्ट करके देखोगे कि आपकी मशीन सही काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो आप टेस्टिंग ऑफ एपरेटस में मेंशन करोगे। उसके बाद आप इंडिकेशंस लिखोगे। इंडिकेशंस में वो लिखोगे कि आपकी जो मशीन है वो किस किस कंडीशन पे लगाई जा सकती है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन पे मशीन को नहीं लगाना है। उसके बाद डेंजर्स, वो मशीन का ज़्यादा डोज होने से क्या डेंजर्स हो सकते हैं। मोस्टली बर्न देखने को मिलता है, अल्ट्रासाउंड में कैविटेशन, स्टेबल अनस्टेबल कैविटेशन देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद लास्ट में प्रिवेंशन या प्रिकॉशन, कि आप उसको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हो। इसके नोट्स मेरे पास इन्हीं ऑर्डर में प्रॉपर अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर डीएम कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और वहाँ से आप मुझसे वो नोट्स ले सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट बायोइलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ प्रिपरेशन। अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर इसकी कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टॉपिक्स बहुत कम हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली तो बात आती ही नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चंस मिला के आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। सो कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है नहीं, सो पूरा पढ़ लो। उसके बाद आपका जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें जो डेफिनेशन है वो सब बहुत अच्छे से पढ़ो। उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि फ़िज़िक्स में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपने बड़े वाले टॉपिक्स छोड़ दिए, ऐसा करना मत प्लीज़। वैसे ही कम टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ पूरा पढ़ के जाना। और उसके बाद आप सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस निकाल सकते हो, या फिर आप मुझसे भी ले सकते हो मेरे इंस्टा के पेज पर डीएम करके। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है कि एग्ज़ाम्स में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो उसमें हमारे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं, और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ओवरऑल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हमारा 50 to 100 वर्ड्स का आंसर होता है। मिनिमम आप हाफ पेज मान के चलो, तो उसमें बेसिकली डेफिनेशंस वगैरह, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब पूछी जाती है, तो आप वो सब मेंशन कर सकते हो। आपका हाफ से ज़्यादा पेज भर जाएगा उसमें। उसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने जो भी आपको हेडिंग्स बताई थी वो सारी सब हेडिंग्स आप मेंशन करोगे, उसमें सर्किट डायग्राम प्रॉपर बनाओगे। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 to 300 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। मिनिमम 3 पेजेस, 3 से 4 पेज में आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 450 to 500 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। मिनिमम 4 to 5 पेजेस, 5-6 पेजेस का आप आंसर लिखो उसमें। उसको और बड़ा करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जो आप सिर्फ वर्ड्स लिख रहे थे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको और इलैबोरेट करके लिखोगे और बड़ा करके लिखोगे। सो उससे आपका आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। सो दैट्स ऑल। If you have any doubt regarding this video or you want me to make videos on some other topic, you can DM me on my Instagram page which I have mentioned here. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके उनकी भी हेल्प करिएगा। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए टू गेट अपडेटेड विद ऑल माई वीडियोज़, क्योंकि मैं ऐसी और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।